हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे चैप्टर 9 कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, किसका? वो भी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। ये आपका है क्लास 9th साइंस सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले आप अगर मोशन नहीं देखे हैं तो इसके प्रीवियस चैप्टर जो आप चैप्टर 8 है मोशन है उसको जाकर देखें कि मोशन क्या होता है। ठीक है, टाइप ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, और जो 3 फॉर्मूलेज हैं मोशंस के तो उनको भी जाकर देखें। ठीक है, उनके बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखें। तो जब आपका कॉन्सेप्ट मोशन का कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको अच्छे से समझ आएगा, तभी आप फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सो फोर्स क्या होता है? तो मोशंस का मतलब ही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रही हो, मीन्स वो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव कर रही हो। ठीक है, तो मूवमेंट का मतलब हो जाता है मोशन। ठीक है, अब ये मोशन होने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने रेस्ट पोजीशंस पे है उसको मोशंस में लाने के लिए क्या करना होगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो जो एक्सटर्नल वर्क हमको करना पड़ता है उसे ही क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशंस हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले है आपका फोर्सेस। ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैपिंग आपको दिखाया गया है कि आपको इस टॉपिक में इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। जैसे फोर्सेस पढ़ना है, फॉर्मूला हो गया इसका, न्यूटन्स लॉ पढ़ना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इन तीनों के क्या एप्लीकेशंस हैं वो आप देखेंगे, क्या फॉर्मूला बनता है वो आप देखेंगे, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इनके आप ये देखेंगे। ठीक है, फोर्स की भी बात कर ले तो फोर्स 2 टाइप्स के हो जाते हैं, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो यही सब पॉइंट्स हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्सेस। व्हाट इज फोर्सेस? इट इज द फोर्स दैट इनेबल्स अस टू डू एनी वर्क, to do anything, either be pull or push the object, therefore pull or push is called force। ठीक है, तो फोर्स आपको कहीं पर भी दिखे तो सिंपल सा डिफिनेशन होता है फोर्स का, पुश और पुल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपका एक रेस्ट पोजीशंस पर है तो आपको जब उसे मूवमेंट देनी है तो आप इसे पुश करेंगे। ठीक है, जब आप उसे पुश करेंगे, किक करेंगे, तब ये अपनी रेस्ट पोजीशन से ये मूवमेंट पोजीशंस में, मोशन के पोजीशंस में आ जाती है। सेकंड ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन पोजीशंस पे है और आप उसको पुल करें या फिर आप उसको किक एक बार स्टॉप करें तो वो रेस्ट के पोजीशंस पर आ जाती है। ठीक है, तो सिंपली यही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो आई होप फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इट इज़ अ एक्सटर्नल वर्क डन बाई अ पर्सन। ठीक है, और सिंपली पुश एंड पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर? ना एग्जाम्पल्स अगर हम देते हैं, पुश, अगर आप कहीं पर भी जाते हैं किसी शॉप पर या घर में ही आप देखते हैं डोर पर, तो पुश होता है मीन्स जब आप अंदर की तरफ धक्का देते हैं उससे, तो पुश होता है। ठीक है, टू ओपन अ डोर। ठीक है, या फिर आपको डोर को बंद करना है तो आप क्या करेंगे? अपनी तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, सो पुश या पुल के थ्रू ही हम डोर को ओपन कर पा रहे हैं, उसको क्लोज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका फोर्स। टू ओपन अ डोर, आइदर बी पुश और पुल इट, अ ड्रावर इज पुल्ड टू ओपन एंड पुश्ड टू क्लोज। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स भी आपको समझ आ गया होगा। इफेक्ट क्या है फोर्सेस के ये देखने हैं। व्हाट इज द बेसिक इफेक्ट ऑफ फोर्स? अब फोर्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखना है। पहला, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और ऑब्जेक्ट। कोई भी एक स्टेशनरी बॉडी है जो रेस्ट पोजीशंस पर है, कोई भी फोर्स आप उस पर अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा? मूव करने लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाय किकिंग इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स। कोई भी फुटबॉल है वो यहाँ पर रखा हुआ है, किसी ने इस पे किक किया, ठीक है, तो ये फुटबॉल क्या करेगा? मूव करने लगेगा। तो फोर्स क्या करता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट लाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ये, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई फुटबॉल है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन चेंज करती आ रही है। ठीक है, ये आपका पैर है, आपने इससे इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट था वो किस में आ गया? स्टेशनरी में आ गया, रेस्ट में आ गया। सो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, बाई अप्लाइंग ब्रेक्स अ रनिंग साइकिल और अ रनिंग बाइकल्स कैन स्टॉप्ड। ठीक है, साइकिल क्या है, बाईसाइकिल क्या है, पहले वो रन कर रही हैं, आपने ब्रेक अप्लाई किया, वो स्टॉप हो गई। दैट मीन्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्टेशनरी में कन्वर्ट हो गया। सो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल आप समझिए, ठीक है। आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, बाईसाइकिल आप ड्राइव कर रहे हैं, आप एक स्ट्रेट पाथ से जा रहे हैं, ठीक है, बट आपको कहीं पर किसी भी गली में टर्न होना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया और आपने पोजीशंस चेंज कर दी, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा उसको बेंडिंग करी और आपने पोजीशंस को चेंज कर दिया, तो वही बोला गया है आपको, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बाई अप्लाइंग फोर्स, that is by moving handle, the direction of a running bicycle can be changed. Similarly, by moving steering, the direction of a running bicycle is changed. ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये तीनों पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, स्पीड को चेंज कर सकता है, मीन्स आप पहले साइकिल को एक स्लो पोजीशंस पे लेके जा रहे थे, ठीक है, देन आपने स्पीड बढ़ाई, तो इसका मतलब जो फोर्स है, फोर्स आपने लगाया तभी तो स्पीड इंक्रीज हुई, ठीक है। अब ये जो फोर्स इंक्रीज होता है ये एक्सेलरेट करके भी किया जा सकता है, ठीक है। सो बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ अ रनिंग बाइकल कैन बी इंक्रीज्ड और बाय अप्लाइंग ब्रेक्स द स्पीड ऑफ अ रनिंग बाइकल्स कैन बी डिक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बाई हैमरिंग अ ब्लॉक ऑफ मेटल कैन बी टर्न्ड इनटू अ थिन शीट, बाई हैमरिंग अ स्टोन कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। ठीक है, मीन्स कोई भी मेटल होता है, अगर हम उस पर हैमरिंग करते हैं तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर कोई स्टोन होता है, कोई कोल होता है, अगर हम उस पर हैमरिंग करते हैं तो वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्स अप्लाई करने के बाद शेप एंड साइज में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से फोर्स से आपको कुछ पॉइंट्स निकल कर आने हैं कि क्या क्या इफेक्ट होता है। फर्स्टली आप क्या देखेंगे, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एंड साइज एंड शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। ठीक है, अब फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं। फोर्सेस आर मेनली 2 टाइप्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले कॉन्सेप्ट पे चलने से पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट देख लेते हैं। मानते हैं ये कोई ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, इस ब्लॉक में यहाँ पर कोई एक पर्सन है, ठीक है, इसने एक फोर्स इधर से लगाया, F1 फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर एक है और इसने एक फोर्स इधर से अप्लाई किया, क्लियर, इसका फोर्स है F2। तो अब ये जो ब्लॉक है ये किसकी तरफ शिफ्ट होएगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट याद रखना, जब भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शंस में वर्क कर रहे हैं एक दूसरे से, तो फोर्सेस हमेशा माइनस होते हैं। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमेशा प्लस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये जो फर्स्ट पर्सन है इसने F1 को हमने ले लिया 5 न्यूटन, ठीक है, एंड F2 को हमने ले लिया 3 न्यूटन। तो जो फर्स्ट पर्सन है ये क्या कर रहा है, 5 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, सेकंड पर्सन से 3 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो नेट फोर्स कितना आया, 5 - 3 करेंगे 2 न्यूटन आ गया, नेट फोर्स आ गया 2 न्यूटन। ठीक है, मीन्स 0 नहीं आया। ठीक है, तो जब भी नेट फोर्स 0 नहीं होता है वो होता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, यहीं पर अभी दोनों ही 3 न्यूटन का अप्लाई करते तो फोर्स क्या आ जाता, 0 हो जाता, तो इसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जिसमें नेट फोर्स 0 होता है, और अनबैलेंस्ड फोर्स होता है जिसमें नेट फोर्स 0 नहीं होता है। ठीक है, तो फोर्सेस यानी कि काम किस में होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव किस में करेगी, मोशन के पोजीशंस में कब आएगी, जब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा इस एग्जांपल में, तो ये ब्लॉक किसकी तरफ शिफ्ट होएगा, तो ये ब्लॉक शिफ्ट होगा F1 की तरफ, बिकॉज इसका फोर्स ज़्यादा है, इसका फोर्स है 5 न्यूटन और सेकेंड का फोर्स है 3 न्यूटन। तो ब्लॉक किसकी तरफ शिफ्ट होएगा, फोर्स F1, यानी कि फर्स्ट पर्सन की तरफ ये ब्लॉक शिफ्ट हो जाएगा। तो जिसका फोर्स ज़्यादा होगा मूवमेंट भी उसी की साइड में होती है। ठीक है, एक एग्जांपल आप दे सकते हैं रोप वाला। ठीक है, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, इधर भी कई सारे लोग हैं, इन्होंने रस्सी को पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक रोप है, इन्होंने पकड़ा है। अगर यहाँ पर जितना फोर्स ये अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स ये भी अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ये अपनी अपनी पोजीशंस पर खड़े होंगे। ये कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स, बिकॉज यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड फोर्स। तो दोनों ही एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देख लेते हैं डिफिनीशंस क्या है बैलेंस्ड फोर्स की।
इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जब अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल हो गए, 0 के इक्वल हो गए, देन इट इज बैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल इन द टग ऑफ वार, if both the team applying similar magnitude of forces in opposite directions, rope does not move in either side। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आया। टग ऑफ वार क्या हो गया, यही जिसमें हम रोप को पकड़कर खींचते हैं एक दूसरे के डायरेक्शन से अपनी डायरेक्शंस में। ठीक है, कुछ प्लेयर्स होते हैं इस डायरेक्शंस में रोप को पकड़े होते हैं, कुछ डायरेक्शंस इस डायरेक्शंस में पकड़े होते हैं और दोनों ही अपने अपने डायरेक्शंस में रोप को खींचते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों ने सिमिलर मैग्नीट्यूड अप का फोर्स अप्लाई किया है अपोजिट डायरेक्शंस में, सो रोप डज नॉट मूव इन ईदर साइड। तो जो रोप होती है वो किसी भी साइड में मूव नहीं करती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, नेट फोर्स 0 है, दैट्स वाई। ठीक है, this happens because of balanced force in which resultant of applied force become 0। बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब बैलेंस फोर्स होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगी। मीन्स अगर ये स्टेशनरी पोजीशंस पर है तो ये स्टेशनरी ही रह जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर पर्सन F1 है, यहाँ पर पर्सन F2 है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। 3 न्यूटन का फोर्स इन्होंने भी अप्लाई किया, 3 न्यूटन का फोर्स इन्होंने भी अप्लाई किया, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, बट डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में और डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में। मीन्स आपने क्या देखा, मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। ठीक है, Balanced force can change the shape and size of an object. For example, when forces are applied from both sides over a balloon। ठीक है, एक ये बैलून है, ठीक है, बैलून पर दोनों साइड से फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, देन साइज एंड शेप ऑफ बैलून विल बी चेंज्ड। अब ये जब दोनों तरफ से फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं तो बैलून का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो आपने देखा कि फोर्स अप्लाई करने के बाद शेप एंड साइज भी चेंज हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो बैलेंस्ड फोर्स आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। बैलेंस फोर्स का मतलब नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। बोथ डायरेक्शंस में जो भी फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड इक्वल्स होते हैं, दैट्स वाई नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपना स्टेट नहीं चेंज करते हैं, जिस स्टेट में होते हैं वो इसी स्टेट में ही रह जाते हैं। सेकेंड है अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन 0 द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा, देन दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, कैन बी मूव्ड, वो मूव कर सकती है बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर करेक्ट कर लेना, बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर वही वाला सेम पीस का, ठीक है, ये 5 न्यूटन से अप्लाई किया, ये 3 न्यूटन से अप्लाई किया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये अपने डायरेक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा इसकी साइड में। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स कैन डू फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको वो मूव करा देगा। सेकंड, इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से, उसकी स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन के पोजिशन में, उसको स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये 5 पॉइंट्स याद रखना है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स मूव करा सकता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, इंक्रीज कर सकता है स्पीड को एंड डिक्रीज कर सकता है स्पीड को, एंड स्टॉप कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट को। ठीक है, शेप एंड साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में आपको इतने पॉइंट याद रखना है। सो अब हम देख लेते हैं एक ब्रीफ इसके बारे में। फोर्सेज हो गया, फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल। देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब हो गया नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होते हैं बट जो डायरेक्शंस होता है वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स या फिर आप कह सकते हैं नेट फोर्स ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपने मोशन के पोजीशंस पे आ जाता है बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपने स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहता है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में हमने इतने पॉइंट्स देखे।
अब फोर्स का फॉर्मूला भी देख लीजिए, F इज इक्वल टू m इंटू ए, मीन्स ये होता है मास एंड दिस वन इज एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशंस, और फोर्स का जो यूनिट होता है SI यूनिट होता है, फोर्स का SI यूनिट अगर आपसे पूछ लिया जाए SI यूनिट, तो वो होता है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन इज इक्वल टू, अब मास को आप किस में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, ठीक है, और एक्सीलरेशंस को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स का यूनिट। फोर्स का एक सेकेंड यूनिट होता है, अदर यूनिट होता है डायन, ठीक है, डायन होता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायन, तो याद रखना है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डायन, ठीक है। तो फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट आपको रिमेंबरिंग करके रखनी है। नाउ लॉ ऑफ मोशन हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था, गैलीलियो गैलीली ने दिया था, ठीक है। गैलीलियो गैलीली कौन है, जिन्होंने टेलीस्कोप की डिस्कवरी की थी, टेलीस्कोप जिसे दूरबीन कहते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप की डिस्कवरी किसने की, गैलीलियो गैलीली ने की। और यही एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम रात के अंधेरे में स्काई में, आसमान में उजाला देखा, ठीक है। तो वो कौन थे, गैलीलियो गैलीली थे। गैलीलियो फर्स्ट ऑफ ऑल सेड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम, ठीक है। तो गैलीलियो क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट के पोजीशंस पे वो मूव कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक कि हम बाहर से उस पर कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं करते हैं। दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग on a frictionless path and no other force is acting upon it, the object would be moving forever. That is, there is no unbalanced force working on the object, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली ने कहा था कि जब तक कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन की पोजीशन पे है तो मोशन की पोजीशंस पे रहेगी, और अगर वो स्टेशनरी पोजीशंस पे है तो वो स्टेशनरी पोजीशंस पे रहेगी। इसी मोशंस को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकेंड पॉइंट इसका देख लेते हैं, बट पर्टिकुलरली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस फोर्स इज इम्पॉसिबल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ एयर एंड मेनी अदर फोर्सेज आर ऑलवेज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एयर फोर्स हो गया, यानी कि फोर्स ऑफ एयर हो गया, ठीक है, या इन मेनी अदर फोर्सेज हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर ऑलवेज वर्क करते रहते हैं, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस देखते हैं। देखो जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन स्टडीड द आइडियाज़ ऑफ गैलीलियो, इन्होंने जो गैलीलियो की बातें थी, आइडियाज़ थे, उस पर इन्होंने वर्क किया एंड गेव द 3 लॉ ऑफ मोशंस। और ये जो लॉ ऑफ मोशन है इनके, ये किस बुक में दिखते हैं, तो न्यूटन की बुक थी प्रिंसिपिया, ठीक है। तो न्यूटन की बुक प्रिंसिपिया में हमें ये देखने को मिलता है लॉ ऑफ मोशंस, ठीक है, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ मोशंस को डिस्क्राइब किया है। दीज लॉ ऑफ मोशंस नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस देखते हैं, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम इसको समझते हैं तो ये है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, वो रेस्ट की पोजीशंस पे है, देन इट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू चेंज इट स्टेट्स। सिमिलरली an object will remain in motion until an external force is applied over it to change its state. This means all object resist to इन चेंजिंग देयर स्टेट, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रजिस्ट करते हैं क्या करने के लिए, चेंजिंग देयर स्टेट, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए एवरी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ओनली, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मोशन के पोजीशंस पे हो, चाहे वो स्टेशनरी पोजीशंस पे हो, तो उनको अपना स्टेट कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की नीड होती है, ठीक है। ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड्स व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली। बस का एग्जाम्पल नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी व्हीकल्स का एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। अगर वो
स्टैंडिंग है, मीन्स वो खड़ी हुई है, रेस्ट पोजीशन पे है और अचानक से स्टार्ट होती है, ठीक है, वो मूविंग सडनली स्टार्ट होती है, तो कोई भी जो पर्सन्स होता है उस व्हीकल्स में बैठा होता है तो वो क्या करता है, वो पीछे की तरफ झुक जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं और आप अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप आगे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, आप ड्राइवर के साइड में आप आगे की तरफ आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को दिखाता है, ठीक है। इसको क्लियर आप समझेंगे कि कोई बस स्टॉप है, ये खड़ी हुई है, ठीक है, तो आपने इस पर, आपका जो पैर है, आपकी बॉडी के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो जो पैर है आपका वो बस के सरफेस से ऐसे टच्ड है, ठीक है, तो जब बस का ये सरफेस है वो भी क्या है, रेस्ट पोजीशंस पे है, तो आपका पैर भी कैसा है, रेस्ट पोजीशंस पर है, ठीक है। बट आपकी बॉडी जो ऊपर वाली है वो मूवमेंट की पोजीशंस पे है, आप हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही सडनली स्टार्ट होती है गाड़ी, ठीक है, स्टार्ट हुई, तो जब ये बस का ये सरफेस वो स्टार्ट हुआ अचानक से, तो आपका पैर भी क्या होता है, स्टार्ट की पोजीशंस में होता है, यानी कि मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो जब लेग्स मोशंस करते हैं और आपकी ऊपर का जो बॉडी होता है वो स्टेशनरी पोजीशंस पर है, इसलिए आपको बैकवर्ड की तरफ एक धक्का लगता है, ठीक है। A person standing in a bus fall backward when bus start moving suddenly. This happen because the person and bus both are in rest while bus is not moving. जब बस मूव नहीं कर रही है तो दोनों ही रेस्ट पोजीशंस पे हैं, बट एज द बस स्टार्ट मूविंग द लेग्स ऑफ द पर्सन स्टार्ट मूविंग along with बस, ठीक है। तो जब बस मूव करना शुरू करती है तो जो कोई भी पर्सन है उसका लेग मूव करता है, ठीक है, बस के साथ ही साथ, लेकिन जो पूरी बॉडी होती है लेग के अलावा वो रेस्ट पोर्शंस पे होती है, रेस्ट पोजीशंस पर होती है, इसीलिए ऐसी टेंडेंसी आती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन फॉल बैकवर्ड इफ ही इज नॉट अलर्ट। समझ आ गया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। सेकेंड पॉइंट है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली, ठीक है। अगर कोई ब्रेक सडनली लगा देता है तो हम आगे की तरफ आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बस है वो चल रही है, कंटिन्यू एक मोशन में है और हमारा लेग भी एक मोशन में है, ठीक है। तो अचानक से जब ये रेस्ट पोजीशंस पे आती है तो लेग भी रेस्ट पोजीशंस पे आती है, ठीक है। सो हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाती है। सी पोर्शन से इसका, बिफोर हैंगिंग द बेड क्लोथ्स ओवर लॉन्ड्री लाइन यूजली मेनी जर्क्स आर गिवन टू द क्लोथ्स टू गेट देम डर्ट्स क्विकली ड्राइड क्विकली, ठीक है। तो जब हम गीला कपड़ा होता है उसको हम डालते हैं, ठीक है, सूखने के लिए, तो उसको कई बार हमें जर्क करना पड़ता है, छिड़कना पड़ता है, ताकि जो उससे कुछ वाटर वगैरह है वो क्या हो, बाहर नीचे गिर जाए और जो कपड़ा है वो क्विकली क्या करे, ड्राई हो जाए, सूख जाए, ठीक है। बिकॉज ऑफ जर्क्स ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ द क्लोथ्स फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। जब हम जर्क करते हैं, झिटकते हैं उसको, तो जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो जो कपड़ों के पोर्स होते हैं उनसे वो ग्राउंड पर नीचे की तरफ आ जाते हैं। जो रिड्यूस अमाउंट ऑफ वाटर होता है कपड़ों का वो ड्राई हो जाता है जल्दी से, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन सडनली क्लोथ्स आर मेड इन मोशंस बाय गिविंग जर्क, ठीक है। पहले वो रेस्ट पे था, जैसे ही आपने जर्क दिया वो मोशन की पोजीशंस पे आ गया, एंड द वाटर ड्रॉपलेट इन इट हैव द टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट एंड दे आर सेपरेट फ्रॉम क्लोथ्स एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। एंड डी ऑप्शन इसका देख लेते हैं, डी पॉइंट क्या है, व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड इज हिट बाय अ स्ट्राइकर, कॉइन ओनली एट द बॉटम मूव अवे लीविंग रेस्ट ऑफ द पाइल कॉइन एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो अगर हम जो कॉइन्स होता है कैरम बोर्ड में उस पर अगर हम हिट करते हैं, ठीक है, तो वो कॉइन जाकर बॉटम में गिर जाता है बिना, अगर वो किसी को टच नहीं कर रहा है तो, ठीक है। This happens because when the pile is struck by the striker, the coin at the bottom comes in motion, while rest of the coin in the pile has the tendency to remain in the rest, and they vertically falls the carom board and remain at the same place, ठीक है। तो ये कुछ 4 एग्जाम्पल्स थे जो आपको याद रखना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के, ठीक है। इसी को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। बाकी नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक आप फोर्सेस क्या हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस क्या हैं और न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मास एंड इनर्शिया एंड न्यूटन के अदर 2 लॉज के बारे में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।